नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा कक्ष शिक्षण परिस्थितियों में प्रभावी अधिगम। यानी कक्षा कक्ष की जो शिक्षण परिस्थितियां हैं उसके अंदर प्रभावी अधिगम किस प्रकार हो सकता है। एक सफल शिक्षक हमेशा ये जानता है कि उसे क्या, कैसे और किसके लिए, यानी वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। और वो ये भी जानता है कि उसकी जो बात है, कि जो इसकी बात है वो छात्रों को बतानी है, उसे किस प्रकार से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। एक कमजोर, गलत या अस्पष्ट रूप से जो संदेश दिया जाता है वो अप्रभावी हो जाता है। इसलिए किस प्रकार से वो संदेश दिया जाए ताकि वो प्रभावी हो और छात्र उसको समझ सके। इसके लिए संप्रेषण की पृष्ठभूमि में शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। और शिक्षक कक्षा कक्ष में समुचित प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा अधिगम किस प्रकार हो, और उसको एक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कुछ बातें जो हैं उस पर निर्भर करता है कक्षा कक्ष का अधिगम। सबसे पहले है अधिगमकर्ता का ध्यान। अधिगमकर्ता का ध्यान जो सीखने वाला है, लर्नर है, सीखने वाला, उस अधिगम करता है जो कक्षा कक्ष के छात्र हैं, यानी जो अधिगम समूह है कक्षा में, वो शिक्षक के साथ एक अधिगम समाज का निर्माण करते हैं। और शिक्षक द्वारा अधिगम समूह के व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक ये प्रयास करता है कि छात्रों का अधिगम किस प्रकार परिवर्तित हो, किस प्रकार अच्छा हो। और इसके लिए शिक्षक संदेशों को संकेतों के माध्यम से, ध्वनि हो सकती है, भाषा और भाव किसी भी माध्यम से, शाब्दिक या अशाब्दिक माध्यम हो सकते हैं, उससे वो उन साधनों का प्रयोग करता है जिसे छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उसको प्रयोग किया जाता है। छात्र कोई भी आवश्यकता है तो वो चार्ट लेके आएगा, छात्रों की आवश्यकता है तो मॉडल बताएगा, छात्रों को आवश्यकता से व्याख्या कहते हैं, व्याख्या से समझाएगा। इस प्रकार से ज्यादा अधिगम हो वैसा वो करता है। और कक्षागत में संप्रेषण के संदेश की जो ग्राह्यता है कि जो संप्रेषण दिया जा रहा है वो कितना बालक कितना ग्रहण कर रहे हैं, उसकी सफलता विद्यार्थी पर भी निर्भर करती है। शिक्षक जिस शब्दावली और भाषा संकेतों का प्रयोग करता है उसमें अर्थ निहित भावों का होना बहुत आवश्यक है, और वो अर्थ विद्यार्थी को समझ में आना बहुत आवश्यक है। उसमें जो भाव है वो विद्यार्थी को समझ में आना बहुत आवश्यक है, अधिगमकर्ता को समझ में आना बहुत आवश्यक है। शिक्षार्थी का स्तर इस पर निर्भर करता है अधिगम प्रभावी अधिगम। शिक्षार्थी के स्तर पर कि शिक्षार्थी का क्या स्तर है, वो कितना सीख पाता है। और ये तो हम देखते हैं कि पूरी कक्षा एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती। कुछ उसमें इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ रंगी होते हैं, जिनको समझ में बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं। और ये व्यक्तिगत भिन्नता है, कुछ औसत भी होते हैं। तो ये सारी व्यक्तिगत भिन्नता है, और ये भिन्नता स्वाभाविक रूप से है। ये स्वाभाविक रूप से होना, हम ये कहना चाहते हैं कि जब सत्र प्रारंभ होता है तो जो कक्षा समान दिखाई देती है पहले दिन, वो धीरे धीरे जब 8-10 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद में हमें ये पता चलता है, अध्यापक को ये पता चलता है कि इसमें कौन से छात्र होशियार हैं, कौन से छात्र बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले, कौन से औसत श्रेणी के हैं, वो अपने आप पता कर लेता है। और उसी समय से
उनका जो स्तर है, विषय की योग्यता है, सामाजिक कुशलता है, व्यवहारिक कुशलता है, वो सामने आने लगती है। और इसका संबंध सीखने वाले से है, जिससे कि ये भिन्नताएं सामने आ जाती है, क्योंकि एक छात्र अलग अलग तरीकों से सीखता है। और प्रभावी संप्रेषण के लिए अध्यापक और छात्र को एक दूसरे का स्पष्ट ज्ञान, अध्यापक के छात्र के स्तर पर और छात्र को अध्यापक के स्तर पर पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। अन्यथा ऐसे किए बिना शिक्षा देने और लेने का कोई अर्थ नहीं होता। अध्यापक को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ स्पष्ट और विस्तृत ज्ञान होने के साथ ही छात्रों को विषय वस्तु संप्रेषित करने के लिए अध्यापक क्या किस प्रकार की विधि का उपयोग कर रहा है और जो विधि उपयोग कर रहा है वो छात्रों के स्तरानुकूल है या नहीं है, किस स्तर पर कौन सी विधि का उपयोग अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। छोटी कक्षाओं के लिए दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो शब्द हैं वो उनका उपयोग बहुत आवश्यक है। बड़ी कक्षाओं में उन छात्रों की जो भाषाई स्तर है इसके अनुकूल शब्दों का प्रयोग बहुत आवश्यक है और उनके लिए साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। शिक्षक के द्वारा उनको किस प्रकार से सिखाया जाता है और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस स्तर के छात्र हैं वैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर निर्भर करता है अधिगम। अधिगम का वातावरण किस प्रकार का है, कक्षा कक्ष में अधिगम का वातावरण किस प्रकार का है। अधिगम वातावरण और उस अधिगम वातावरण में छात्र तभी सीखता है जब अध्यापक छात्र के विषय, रुचि, आनंद और उसकी प्रेरणा में सम्मिलित होते हैं। वास्तव में ऐसा कोई कठिन और निश्चित तरीका नहीं है जो कि वातावरण को सीखने के लिए सुविधाजनक बना सके। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जितना अध्यापक प्रसन्नता से शिक्षण करेगा छात्र उतना ही ज्यादा सीखेगा। उतनी ही छात्र की रुचि ज्यादा रहेगी और छात्र आराम से सीखेंगे। पाठ के दौरान जब अध्यापक ये देखता है, सुनता और सोचता है कि किस प्रकार सीखने के वातावरण को छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाए और इसके साथ साथ अध्यापक भी उन तत्वों के प्रति जागरूक होगा जो कि छुपे हुए तत्व हैं और सीखने के वातावरण को प्रभावी बना सकते हैं। विस्तृत रूप में हम अध्यापक सबसे पहले कक्षा का आकार, उसकी साज सज्जा, उपलब्ध साधन, बैठने की व्यवस्था, छात्रों की संख्या, छात्र अध्यापक संबंध, कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि विज्ञान और उन तत्वों को अध्यापक के व्यवहार को कक्षा में बहुत अच्छा बनाते हैं। यदि कक्षा कक्ष में छात्र अनुशासित नहीं बैठे हैं तो भी वहां पर यदि छात्र बातें कर रहे हैं, यदि उस कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था सही उचित प्रकार से नहीं है, उस कक्ष में उपलब्ध साधन आधे अधूरे हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है या फिर बैठने की सही ढंग से व्यवस्था नहीं है या कमरा इतना छोटा है कि पूरे विद्यार्थी सही ढंग से आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो छात्रों के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। उसका भी छात्रों के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ लाइट की व्यवस्था उचित हो, प्रकाश की व्यवस्था, जहाँ हवादार कमरा हो, आराम से बैठ सके छात्र, सभी साधन उपलब्ध हो सीखने सिखाने के, चाहे वो चार्ट, मॉडल या अन्य कोई साधन हो, तो वहां पर उन पर अधिगम का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है।
इसी के साथ साथ अधिगम का मूल्यांकन इस प्रकार का है। अधिगम का मूल्यांकन, जब छात्रों को प्रथम बार शिक्षण किया जाता है तो हमें अध्यापक को सभी में समानता देखने को मिलती है और प्रथम बार शिक्षण पर छात्र लगभग जल्दी सीख भी लेते हैं। अगर ऐसा हो तो शिक्षण बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे छात्र हैं, उनकी जो असमानताएं हैं वो बाहर आने लगती है और छात्र हमेशा एक जैसा नहीं सीखते। हर छात्र हमेशा एक जैसा नहीं सीखता। कभी वो जल्दी आत्मसात कर लेते हैं तो कभी नहीं करते, और इसके लिए कक्षा शिक्षण के प्रेषक के रूप में अध्यापक जो सूचनाएं किसी रूप में किसी न किसी माध्यम की सहायता से छात्र तक पहुंचाता है, उस अधिगम को जांचने के लिए, शिक्षण कितना उसका प्रभावशाली रहा उसको जांचने के लिए अधिगम का मूल्यांकन करता है। प्रश्नों के द्वारा या विभिन्न तरीकों से वो मूल्यांकन करता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जब तक अध्यापक मूल्यांकन नहीं करेगा कि छात्रों ने कितना सीखा, तब तक वो प्रभावी शिक्षण नहीं करा पाएगा, क्योंकि मूल्यांकन से ही ये पता चलता है कि अध्यापक हमें आगे क्या पढ़ाना है और आगे हमें क्या करना है, वो किस स्तर की शिक्षा देनी है, कितनी शिक्षा देनी है। यह अधिगम स्तर पर, अधिगम के मूल्यांकन पर आधारित होता है। कौन से छात्रों ने सीख लिया है, कौन से छात्रों ने अभी तक नहीं सीखा है, ये सारा का सारा अधिगम के मूल्यांकन पर आधारित होता है और अधिगम का मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ साथ अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित होने चाहिए। अधिगम उद्देश्य, अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो भी पूर्व निर्धारित होने चाहिए और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक को प्रयास करना बहुत आवश्यक है। शिक्षण के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए शिक्षण को उद्देश्यों को अलग अलग भागों में बांटना बहुत आवश्यक है। एक तो होते हैं विषयगत उद्देश्य, दूसरे होते हैं सामाजिक उद्देश्य। विषय के उद्देश्य शिक्षक शिक्षण सामग्री या पाठ्य सामग्री का ज्ञान प्रदान करने, और सामाजिक उद्देश्यों में उसके लिए कक्षा से सामाजिक वातावरण, उनके नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही अध्यापक को शिक्षण करवाना आवश्यक होता है। छात्रों में विभिन्न योग्यताओं को विकसित करने के लिए, सफल और प्रभावी संप्रेषण के लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अध्यापक को लगा देना चाहिए। अध्यापक को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने आप को इस प्रकार का परिश्रम करना कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो, यानी उस पाठ योजना अनुसार वो पढ़ाए। पाठ योजना पर भी आधारित होता है प्रभावी अधिगम। पाठ की योजना किस प्रकार की है, पाठ की योजना किस प्रकार की हुई है, संप्रेषण की जो सफलता है वो पाठ की योजना और पाठ की तैयारी पर निर्भर करती है। क्योंकि पाठ योजना का निर्माण अध्यापक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। यदि उसके पास कोई योजना नहीं होगी तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, और इससे छात्र का अर्जित ज्ञान, नवीन ज्ञान, शिक्षण विधि, प्रश्न, साधन,
सहायक सामग्री सबका वर्णन बहुत ही आवश्यक और सुनिश्चित होना चाहिए। पाठ योजना, जब पाठ योजना बनाई जाती है तो पाठ को किस तरह से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इतने समय में क्या क्या पढ़ाएंगे, समय कितना है हमारे पास, और उस समय में हम किस प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, कौन से साधनों का उपयोग होगा, सहायक सामग्री कौन सी होगी, इनका सबका वर्णन बहुत ही आवश्यक है, जिससे संप्रेषण प्रभावी हो पाएगा। इसी प्रकार से प्रभावी अधिगम समय और स्थान पर भी निर्भर करता है कि समय और स्थान क्या है। समय और स्थान, संप्रेषण के बिना शिक्षण संभव नहीं होगा और बहुत से मानदंडों और समय से वो संप्रेषण बंधा हुआ है। प्रत्येक पाठ का आकार अलग अलग होता है। प्रत्येक पाठ को पढ़ाने में छात्रों के आयु स्तर, मानसिक स्तर के अनुसार अलग अलग समय लग सकता है। और जब शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें यह सिखाया जाता है कि एक पाठ में शिक्षण में किस प्रकार से कितना समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि एक नए अध्यापक को वो किस प्रकार से पता करे कि इसमें कितना समय लगेगा। इसके लिए इनको प्रशिक्षण लेना पड़ता है और छात्र की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, साधन, शिक्षण सामग्री, अध्यापक की पढ़ाने की गति और अध्यापक की अंतःक्रिया इसमें शामिल है। समय और स्थान कि कितने समय में ये पढ़ाया जा सकता है, पाठ कितने समय में पढ़ाया जा सकता है। यदि उसको कम समय मिल रहा है तो उनको अलग अलग भागों में विभाजित करें। ये सारा का सारा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है प्रभावी अधिगम के लिए। इसी के साथ साथ सामग्री और साधन, सामग्री और साधन यानी संप्रेषण का जो मुख्य संबंध है वो छात्रों को दी जाने वाली विषय सामग्री के चुनाव, संगठन और उसके प्रस्तुतिकरण से होता है। और इस चुनाव और प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वो विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करता है, विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है अध्यापक, ताकि अधिगम की जो स्थितियां हैं उसको प्रभावशाली बनाया जा सके और उद्देश्यों की अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति हो। उसके लिए विभिन्न सामग्री और साधनों का प्रयोग करता है, विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करता है। अध्यापक इन साधनों का प्रयोग पाठ को रोचक बनाने के लिए भी करता है ताकि जल्दी सीख जाए, अधिगम अच्छा हो, क्योंकि इसके द्वारा सीखने में एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय काम हो। जब वो देखकर सीखेगा तो उसके जब कोई मॉडल लाएंगे उनको समझाएंगे तो वो देखेगा भी और सुनेगा भी। एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय काम करती है तो जल्दी सीख जाएगा। छात्र पाठ में रुचि लेते हैं और सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं जब एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय काम, इसलिए वहां पर जल्दी वो सीख जाएगा और सीखने के लिए वो तत्पर भी हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षण सामग्री में श्यामपट्ट भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अंग है और श्यामपट्ट का प्रयोग भी करना बहुत आवश्यक है। श्यामपट्ट अध्यापक के लिए व्यक्तित्व का दर्पण होता है। कक्षा कक्ष में अध्यापक जब श्यामपट्ट पर लिखता है तो कक्षा में वो कैसे खड़ा होता है, किस प्रकार से समस्या का समाधान होता है और क्या परिणाम निकलता है, किस प्रकार से शिक्षण कराता है, किस प्रकार से श्यामपट्ट पर कार्य करता है अध्यापक,
श्यामपट्ट पर श्यामपट्ट का कार्य व्यवस्थित और सुसिद्धित होना चाहिए, तो संप्रेषण बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से अधिगम का ज्ञान कितना है, शिक्षार्थी का स्तर किस प्रकार का है, अधिगम का वातावरण, अधिगम मूल्यांकन करके अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, पाठ योजना बनाई जाती है, समय, स्थान और सामग्री और साधन पर ये निर्भर करता है कि इसका रक्षा पक्ष परिस्थितियों में प्रभावी अधिगम कितना हो पा रहा है, अधिगम कितना हो पा रहा है, प्रभावी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।